कल मॉर्निंग में एक काफ़ी दुखद खबर आई। रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा एक जो मिशन भेजा गया था लूना 25, इसको देखो लैंड करना था आज यानी मंडे को मून पर, लेकिन उससे पहले ही ऑर्बिट को चेंज करते वक्त ये जो मिशन है क्रैश हो गया। जैसे देखो मून पर लैंड करने से पहले जो ऑर्बिट चेंज होता है ना, ऑर्बिट चेंज करते वक्त जो स्पीड है कंट्रोल नहीं हुई लूना 25 की, जिस वजह से बुरी तरह से चंद्रमा पर क्रैश कर गया लूना 25। देखो एक चीज यहां पे हमारे जो इसरो के फॉर्मर चीफ है ना K-Sivan, उन्होंने एक बार बोला था कि लैंडिंग से पहले का जो समय है ना, उन्होंने तो हालांकि लास्ट 15 मिनट्स के बारे में बोला था, बट रशियन जो मिशन था ना ये लूना 25, ये तो पहले ही क्रैश कर गया। K-Sivan ने बोला था लास्ट के जो 15 मिनट है ना वो बहुत ज़्यादा नर्वस मोमेंट्स होते हैं, उस समय कुछ भी हो सकता है। अगर हम रोसकोसमोस के लूना 25 को हमारे चंद्रयान 3 से कंपेयर करें, चंद्रयान 3 को तो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को और लूना 25 को लॉन्च किया गया था 10 अगस्त को। तो आपके मन में आया होगा कि सर ये पहले लॉन्च किया गया हमारा चंद्रयान 3, तो फिर लूना 25 पहले कैसे लैंड होने वाला था चंद्रमा पर? तो इसका रीज़न ये है, जो रूट लिया गया ना लूना 25 के द्वारा वो एक प्रकार से डायरेक्ट रूट था, यहाँ पर देखिए, और चंद्रयान 3 के द्वारा जो रूट लिया गया है ना वो काफ़ी, ये डायरेक्ट नहीं है, काफ़ी इनडायरेक्ट घुमा घुमा के है। इसका रीज़न ये है, इसरो को अपनी बजट लिमिटेशंस के बारे में पता था कितना पैसा खर्च करना है इस मिशन पर, और हमारे मिशन में ना फ्यूल कम है, जबकि रशिया वाले मिशन में ना फ्यूल ज़्यादा था। फ्यूल ज़्यादा तो मतलब डिपार्चर एनर्जी ज़्यादा थी, इसलिए जो रशियन मिशन था वो डायरेक्ट जा सका, बट हमारे मिशन में डिपार्चर एनर्जी कम थी, इस वजह से इस रूट का चुनाव किया गया। यहां पे देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। अभी तक देखो 20 मिशन पूरे वर्ल्ड में ना अलग अलग देशों के लैंड कर चुके हैं मून पर यानी चंद्रमा पर, जिसमें से 6 मिशंस तो ऐसे थे जिनमें इंसान ने चंद्रमा पर लैंड किया। लेकिन देखो ये ज़्यादातर जो मिशंस थे ना, ज़्यादातर मिशंस कोल्ड वार के दौरान भेजे गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में सिर्फ चाइना ने जो मिशंस भेजे हैं ना मून पर, जैसे चंग E3, चंग E4, चंग E5, चाइना ने ये मिशंस भेजे हैं मून पर, इन्होंने लैंड किया है। अदरवाइज इंडिया का चंद्रयान 2, इसके अलावा इजराइल, जापान और अब रशिया, इन देशों ने मून पर लैंड करवाने के लिए अपने मिशन भेजे, लेकिन ये सारे असफल साबित हो गए। हमारा लेटेस्ट है चंद्रयान 3 और पूरी उम्मीद और प्रार्थना है कि ये जरूर सफल साबित होगा। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कंपटीशन था इंडिया और रशिया के बीच में, लेकिन देखो ये ऐसा कोई कंपटीशन था नहीं। इंडिया और रशिया की स्पेस एजेंसी के बीच में अलग अलग देशों की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो देखो जो स्पेस के सब ऑब्जेक्ट्स हैं ना सारे, उनकी मूवमेंट्स के हिसाब से अपने मिशन को प्लान करते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई कोल्ड वार नहीं चल रहा है जैसा पहले यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था कि हाँ भाई इंडिया और रशिया के बीच में कंपटीशन था, ऐसा कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन आपके मन में एक जरूर ये आना चाहिए कि सर एक बात बताइए, पहले जब 20 बार ऑलरेडी मिशंस लैंड कर चुके हैं मून पर, लेकिन अब रशिया जैसे देशों को क्यों दिक्कत आ रही है, जबकि यूएसएसआर ने तो काफी भेज रखे हैं चंद्रमा पर मिशन, इवन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी लैंड कर चुके हैं यूएसएसआर की तरफ से मून पर। देखो इसका रीजन ये है, उस समय ना जब कोल्ड वार चल रहा था तो ना खर्चा वगैरह कोई नहीं देखता था। एक रेस चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कि बस कैसे ना कैसे करके स्पेस वार जीतना है। कोई नहीं देखता था कितना खर्चा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना एक्सपेंसिव है। बस किसी भी हालत में दोनों देश एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते थे। बट अब आपको पता है ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। तो अब जिस टेक्नोलॉजी की सहायता से ये विभिन्न स्पेस एजेंसीज अपने मिशंस लैंड करवा रही है ना मून पे, वो कोल्ड वार वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिनको ये देश टेस्ट भी कर रहे हैं। इवन यूएसए भी पहले प्रैक्टिस करेगा, तब जाके अपना जो उनका प्रोग्राम है ना आर्टेमिस प्रोग्राम, उसके तहत वो मून पर अपना मिशन लैंड करवाएगा। बात करें चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, परसों यानी 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर ये मून पर लैंड करेगा। और जैसा कि
फॉर्मर जो चीफ हैं इसरो के, उन्होंने बोला कि लास्ट के 15 मिनट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इस बार इसरो का पता है क्या कहना है, रिडंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। मान लीजिए एक सेंसर ने काम करना बंद कर दिया तो उसका बैकअप है, अगर दोनों ने काम करना बंद कर दिया तो उसका भी बैकअप है। तो पूरे सिस्टम को ना फेल सेफ बनाने की कोशिश की गई है कि अगर एक चीज़ ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरी चीज़ एक्टिव हो जाएगी, दूसरी चीज़ ने काम करना बंद कर दिया तो तीसरी चीज़ एक्टिव हो जाएगी। तो इसे पूरी तरह से फेल सेफ बनाने की कोशिश की गई है। एक और डिफरेंस मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, जो रोसकोसमोस का ये मिशन था ना लूना 25, इसमें ना जो लैंडर लैंड करता है ना मून के ऊपर, उस लैंडर में ना जो बैटरी थी, बैटरी न्यूक्लियर पावर्ड थी। बट हमारे वाला जो मिशन है ना चंद्रयान 3, इसमें जो विक्रम लैंडर लैंड करेगा ना मून के ऊपर, इसमें जो बैटरी होगी ना वो सोलर पावर्ड होगी। इसी वजह से तो इसरो ने पूरा टाइम बता रखा है कि हम इस दिन लैंड करेंगे, ताकि पूरा दिन, एक दिन एक्टिव रहेगा जो हमारा लैंडर और रोवर वहाँ पे काम करेंगे, एक दिन वो एक्टिव रहेंगे और रात को ये फंक्शंस परफॉर्म करना बंद कर देंगे, क्योंकि रात में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो, उम्मीद यही है कि भारत पहला ऐसा देश होगा जिसने अपना कोई मिशन लैंड करवाया मून के साउथ पोल पर, जो कि आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। तो इंतज़ार रहेगा 23 अगस्त 6:04 का, वो अद्भुत क्षण जब पूरा देश खुश होगा। डेट आज की 21 अगस्त 2023 है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल पायलट्स के फैटीग यानी थकान से संबंधित, उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मीडिएशन बिल से संबंधित, इंपॉर्टेंट बिल है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जीनो ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित, एथिक्स से भी इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एयरलाइंस में पायलट्स के फटीग यानी कि थकान से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। दिन था 12 अक्टूबर 1976। इंडियन एयरलाइंस का एक कैरावल फ्लाइट, कैरावल मतलब जैसे देखो बोइंग है, विमान बनाती है, प्लेन बनाती है, उसी प्रकार से एक और कंपनी है कैरावल, फ्रांस की है, जो प्लेन बनाती है। तो कैरावल फ्लाइट बॉम्बे से मद्रास उड़ान भरी और विमान का नाम था IC-171। IC-171 बॉम्बे से उड़ान भरते ही ये जो प्लेन था वो क्रैश हो गया और सभी 95 जो यात्री थे उनकी डेथ हो गई। ठीक उसी दिन, इससे पहले जो पायलट थे ना कैप्टन KD गुप्ता, इन्होंने दिल्ली से मुंबई का भी एक चक्कर लगाया था और कॉकपिट जहां पे पायलट्स बैठते हैं वहां पे जो वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ था, लास्ट जो वॉइस रिकॉर्ड की गई ना कैप्टन KD गुप्ता की, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे नींद आ रही है, मैं स्लीपी महसूस कर रहा हूं। यह किस्सा है 1976 का। उसके बाद देखो पिछले कुछ दिनों में ना बहुत सारे पायलट्स की ना हार्ट अटैक से मरने की खबर आई है। कम से कम 3 पायलट्स कार्डियक अरेस्ट से मरे हैं पिछले कुछ दिनों में। एक इंसिडेंट में तो ऐसा हुआ कि कॉकपिट के अंदर ही पायलट की डेथ हो गई और जो को पायलट थे ना उन्होंने प्लेन की सेफ लैंडिंग करवाई। अगर मान लीजिए को पायलट इतने ज़्यादा ट्रेन नहीं होते तो क्या होता। तो ये जो घटनाएं हैं ना काफ़ी ज़्यादा देखो डराने वाली हैं। आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं, हमारे देश में जो रूल्स हैं ना जिनका नाम है फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस एंड रेस्ट पीरियड, ये देखो वो रूल हैं जो बताते हैं कि एक पायलट का एक दिन में ड्यूटी टाइम कितना होगा, इंक्लूडिंग रेस्ट बिटवीन 2 फ्लाइट्स। तो ये जो रूल्स है ना हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा खराब है, ऐसा राइटर का कहना है। राइटर खुद एयरलाइंस में इंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। ये कहते हैं, वैसे तो सभी एयरलाइंस ये बोलती हैं कि हमारे जो पायलट्स हैं वो बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं और मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं, लेकिन राइटर चूंकि खुद इंस्ट्रक्टर है एयरलाइंस में, तो ये बोलते हैं मुझे पता है कितने ट्रेंड हैं पायलट्स। एबिलिटी चेक करने के नाम पर यानी प्रोफिशिएंसी चेक करने के नाम पे सिर्फ बॉक्स में टिक मार्क किया जाता है और कुछ नहीं, ज़्यादा अच्छे से प्रोफिशिएंसी चेक नहीं की जाती। और ना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एनेक्स 14 वॉल्यूम 1 है ना, इसमें बताया गया है एयरफील्ड्स और रनवेज के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। और ये जो
स्टैंडर्ड्स है ना वो भी पूरे नहीं होते, यानी रनवेज और एयरफील्ड्स इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, तो मतलब हम एक काफ़ी खतरनाक सिचुएशन में फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं। राइटर का ये कहना है हम वर्ल्ड में जो बड़ी सेफ एयरलाइंस है ना वो पायलट्स को इनफ रेस्ट देती हैं, बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। देखो पायलट्स के काम को ना ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ काम करता है ना उससे नहीं कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि देखो ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ काम करता है ना उसे हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलती है, जो गेस्टेड हॉलीडेज हैं वो भी उनको मिलते हैं, बट पायलट्स को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा एनुअल लीव मिलती है, वो अलग से मिलती है। इसके अलावा पायलट्स को फैटीग देखो इसलिए भी होता है क्योंकि एक फ्लाइट लैंड करती है ना, 60 साल पहले एक स्टडी हुई थी, उस समय हार्ट बीट करता है 240 की रेट से। आसान भाषा में बोलूं, एक नॉर्मल इंसान का जो हार्ट है वो 1 मिनट में देखो 60 से लेके 100 के बीच में बीट करता है, धड़कता है, पंप करता है। लेकिन पायलट का जो हार्ट है ना लैंडिंग के दौरान वो 240 बार धड़कता है 1 मिनट में। ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर सभी पायलट्स का ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बोलते हो आप, स्टडी सामने आई है। और दूसरा देखो पायलट्स ना एक हफ्ते में लगातार अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने शहर से दूर रहते हैं, तो कई बार बीमार हो जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन लेने लगते हैं, खुद से ही दवाइयाँ लेने लगते हैं। लेकिन उन दवाइयों का कई बार बुरा असर पड़ता है, प्लेन उड़ाने में दिक्कत आती है और ज़्यादा नींद आती है। इसके अलावा देखो पायलट्स का ना बाकी इंसानों की तरह एक बायोलॉजिकल क्लॉक साइकिल होता है। जैसे देखो आप सब लोग पढ़ते हो, आप सबको ना अपनी अपनी स्ट्रेंथ पता है कि मुझे नींद आ जाती है 10 बजे या फिर 11 बजे। मुझे 10 बजे नींद आने लग जाती है क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठता हूँ लेक्चर बनाने के लिए। तो मेरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना बॉडी की, वो सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है कि भैया सुमित सो जाओ, टाइम हो गया है। इस प्रकार से हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है। बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वो सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है कि आपके सोने का टाइम हो गया है, आप सो जाओ। उस समय आप डल महसूस करने लगते हो। तो ना वो पायलट्स जिनकी जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वो दिन के हिसाब से सेट है कि 10-11 बजे सो जाना और सुबह 5-6 बजे उठ जाना, अब उनको एकदम से उनके रोस्टर में लगा दिया गया कि आपको रात की फ्लाइट उड़ानी है। तो बॉडी जो है ना वो एडजस्ट नहीं कर पाती कई बार। इसी वजह से तो जेट लैग होता है। जेट लैग मान लीजिए महेश है, महेश गया इंडिया से यूएसए में। अब इंडिया के हिसाब से उसकी दिनचर्या ऐसी थी कि सुबह 7-8 बजे उठना और रात को 12 बजे सो जाना। लेकिन अब वो यूएसए चल गया, अब वहां पे आपको पता है टाइम जोन अलग है। तो एकदम से इंडिया से यूएस में गया ना महेश, उसको ना वहां पे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक इंडिया के टाइम के हिसाब से सेट थी। अब यूएसए एकदम से जाएगा, यूएसए में जब रात होगी वो एकदम फ्रेश महसूस करेगा, लेकिन दिन होगा तो महेश को वहां पे नींद आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिसरप्ट हो गई है। राइटर कहते हैं देखो हमारे देश में ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, जैसे मंगलुरु, कोझिकोड। ह्यूमन एरर्स हमेशा हो सकती हैं, इसलिए आमतौर पे देखो इवन रोड पे जो ड्राइवर चलते हैं, कार चलाते हैं, उन्हीं के लिए बोला जाता है कि उनको इनफ रेस्ट देना जरूरी है। लेकिन प्लेन में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो भारतीय एयरलाइंस को ना इस चीज़ के साथ तनिक भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। थोड़े आप पैसे बेशक फालतू लग जाएं, मतलब उनसे आप 1 महीने में हो सकता है कम काम करवा लो पायलट से, लेकिन सेफ्टी जो पैसेंजर्स की है वो तो देखो सुप्रीम है। अगर आप पैसेंजर्स की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे बल्कि आपकी ही जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होगी। तो ये पूरा आर्टिकल है पायलट्स के फैटिग से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मीडिएशन बिल से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? 1 अगस्त को ना मीडिएशन बिल 2021 पास हो गया। कहां से? राज्यसभा से। उसके 7 दिन बाद यानी 7 अगस्त 2023 को ये बिल लोकसभा से भी पारित हो गया। मतलब अब जो ये बिल है ये एक्ट बन जाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये इस बिल का पास होना क्योंकि इससे ना कोर्ट में केसेस की जो पेंडेंसी है ना काफी ज्यादा कम होगी। एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताता हूं क्या है ये बिल। मान लीजिए 2 लोग हैं, महेश एंड रमेश, आपके फेवरेट कैरेक्टर्स।
दोनों के बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ये है, महेश ने रमेश को कुछ एडवांस किया है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए, और बोला है रमेश को कि आप ना मुझे इतने पेन, फॉर एग्जाम्पल 1000 की संख्या में पेन की सप्लाई मुझे दे दीजिए, पेन मुझे सप्लाई कर दीजिए 25 अगस्त से पहले पहले। लेकिन 25 अगस्त तक रमेश जो है महेश को सिर्फ 500 पेन की सप्लाई कर सका, 500 नहीं कर सका। लेकिन बाद में 27 अगस्त को सप्लाई कर दी पेन की रमेश ने महेश को, 2 दिन बाद, यानी लेट कर दी पेन की सप्लाई। फिर रमेश ने बाकी बचे हुए 10 लाख रुपए मांगे, क्योंकि 10 लाख तो एडवांस आ चुके थे। तो महेश ने मना कर दिया कि आपने मुझे टाइम पे सप्लाई नहीं की, इसलिए मुझे नुकसान हो गया, इसलिए मैं बचे हुए पैसे नहीं दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में जितना हमारे बीच में बात हुई थी। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो गया। ये सिविल डिस्प्यूट है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट है। अब वैसे कायदे से ना मामला जाता कोर्ट में, लेकिन ना अब मीडिएशन बिल आ चुका है, मतलब जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करेंगे ये एक्ट बन जाएगा। तो ना पहले महेश और रमेश इस मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट में जाएं, उससे पहले ना उन्हें मीडिएशन की ओर जाना होगा। मीडिएशन मतलब एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर जो दोनों की बात सुनेगा और अपना वर्डिक्ट देगा, वो है मीडिएटर, जो दोनों के बीच में मीडिएशन करवाएगा, सुलह करवाएगा। समझ गए? बिल के पारित होने के बाद में, बिल के इंप्लीमेंट होने के बाद में दो लोगों के बीच में कभी भी कोई सिविल या फिर कॉमर्शियल डिस्प्यूट आ जाता है ना, तो कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल आने से पहले उन्हें ना मीडिएशन करवाना होगा, ताकि डिस्प्यूट को सोल्व किया जा सके। कोई भी पार्टी, जैसे इस केस में महेश और रमेश, कम से कम 2 मीडिएशन सेशन के बाद वो मीडिएशन से विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए 2 मीडिएशन सेशन महेश और रमेश के बीच में हुए, उसके बाद महेश को लगा यार मीडिएशन से कोई फायदा नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं तो कोर्ट में ही जाऊंगा, तो 2 मीडिएशन सेशन के बाद महेश कोर्ट में जा सकता है। ये जो मीडिएशन की प्रोसेस है ना 180 दिनों के अंदर अंदर खत्म होगी। हालांकि अगर बहुत कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट है तो इसे और 180 डेज के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। शुरुआत में तो देखो 180 डेज में अंदर अंदर मीडिएशन पूरा करना होगा, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो 180 डेज के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब आपके मन में अनेकों क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर ये तो बताइए कि मीडिएटर होगा कौन। देखो इसके लिए ना बिल में प्रोविजन किया गया है कि एक काउंसिल इस्टेब्लिश की जाए, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये काउंसिल क्या करेगी? मान लीजिए महेश और रमेश के बीच में डिस्प्यूट हुआ है ना, सुरेश की एंट्री हुई है, सुरेश कहता है मैं मीडिएशन करवाऊंगा आप दोनों के बीच में। तो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बोलेगी पहले तो ना आप हमारे पास में रजिस्टर करवाइए, एज ए मीडिएटर रजिस्टर करवाइए। अगर हमने आपको रिकॉग्नाइज किया एज ए मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर, तभी आप प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसे नहीं। तो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का काम यह होगा, वो लोग जो मीडिएटर का काम करना चाहते हैं ना, उनको रजिस्टर करना, उनको रिकॉग्नाइज करना कि हाँ ये लोग मीडिएटर का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर अब कोचिंग इंस्टीट्यूट की एंट्री होगी। कुछ इंस्टीट्यूट बोलेंगे कि हम कोचिंग देंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे मीडिएटर्स को। तो बिल में यह भी प्रोविजन किया गया है कि जो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उन संस्थानों को मान्यता देगी जो मीडिएटर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बिल में यह भी बोला गया है कौन से जो डिस्प्यूट है मीडिएशन के लिए फिट नहीं है। देखो इस प्रकार के, मान लीजिए महेश ने रमेश पे जानलेवा हमला कर दिया, तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया ना, फिर ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट नहीं रहा। तो इस प्रकार के जो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, वो मीडिएशन के थ्रू सोल्व नहीं होंगे। इसके अलावा जिसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी मतलब महेश, रमेश और बीच में एक और बंदा भी है जिसके बीच में डिस्प्यूट है, दिनेश। रमेश कहता है कि मैंने दिनेश को पैसे दे दिए थे, दिनेश ने फर्दर महेश को नहीं दिए, तो फिर महेश और रमेश के बीच में मीडिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, दिनेश, बीच में दिनेश की भी एंट्री है। तो ऐसे मामले मीडिएशन के थ्रू सोल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रोविजन ये है, अगर देखो दोनों पार्टी एग्री होती है ना, फॉर एग्जांपल महेश और रमेश दोनों एग्री है ना, तो किसी भी पर्सन को एज ए मीडिएटर अपॉइंट किया जा सकता है। अगर दोनों के पास कोई पर्सन है ही नहीं,
मीडिएटर अपॉइंट करने के लिए, तो फिर वो मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर को बोल सकते हैं कि हमारे लिए आप एक मीडिएटर प्रोवाइड कर दीजिए। यहां पर आपको एक चीज को लेकर डाउट आया होगा कि सर अभी तो आपने ऊपर ये बोला था कि कोई भी पर्सन मीडिएटर का काम तब कर सकता है जब वो रिकॉग्नाइज्ड हो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मान लीजिए कोई पर्सन है सुरेश, वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में, तब भी वो क्या मीडिएटर का काम कर सकता है महेश और रमेश के कहने पे या फिर नहीं कर सकता? देखो इस बात पर अभी क्लैरिटी नहीं है, इस बात पर क्लैरिटी आएगी। सबसे लास्ट में प्रोविजन ये है, देखो वो मामले जिनका मीडिएशन के थ्रू समाधान होगा ना, वो बाइंडिंग होंगे दोनों पार्टीज के ऊपर। जैसे कोर्ट का फैसला इन्फोर्सेबल होता है ना, वैसे ही मीडिएशन का जो फैसला होगा वो भी कोर्ट जजमेंट की तरह इन्फोर्सेबल होगा। अब कुछ इश्यूज हैं। सबसे पहले देखो, मीडिएशन तो वॉलंटरी होता है, लेकिन बिल के इंप्लीमेंट होने के बाद मीडिएशन जो है वो वॉलंटरी नहीं हो जाएगा, वो कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट, जो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, इसमें प्रैक्टिसिंग मीडिएटर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये डर है। मतलब ऑलरेडी जो एक्सपर्ट है ना मीडिएशन के मामले में, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अदरवाइज देखो, दूसरी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, फॉर एग्जांपल बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनमें सिर्फ वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, तो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया में भी तो मीडिएटर्स ही होने चाहिए ना। नेक्स्ट, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को ना कुछ ऑर्डर जारी करने हैं मान लीजिए, तो ना इससे पहले उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ रेगुलेशन जारी करने हैं ना, इशू करने हैं, तो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकेगी। एक और चीज बिल में यह बोला गया है कि देखो, वो इंटरनेशनल मीडिएशन जो इंडिया में हुए हैं, सिर्फ उनको ही इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट की जजमेंट के समान। अब मान लीजिए कोई इंटरनेशनल मीडिएशन है जो इंडिया में नहीं हुआ, बाहर हुआ है कहीं पे, तो वो फिर इंडिया में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। समझ गए? इसको लेके भी कंसर्न है। तो इस प्रकार से हमने मीडिएशन बिल समझ लिया, लेकिन अब एक और आर्टिकल है, इससे भी कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इंडिया ने बिल पास करके एक प्रकार से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, सिंगापुर की कन्वेंशन है, इसके प्रति अपनी कमिटमेंट को शो किया है। एक कंसर्न ये है बिल का क्लास नंबर 8, जिसमें बोला गया है दो पार्टीज के बीच में मान लीजिए डिस्प्यूट है, महेश और रमेश के बीच में, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, मीडिएशन चल रहा है या फिर मीडिएशन स्टार्ट होने वाला है। इसी बीच रमेश ने क्या किया, बेचारे महेश की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो ना महेश इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में कोर्ट जा सकता है कि प्लीज मुझे इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड कीजिए, रमेश को रोकिए कि वो मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना करे। लेकिन देखो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना कि मीडिएशन के दौरान या फिर मीडिएशन से पहले कोई भी पार्टी अर्जेंट रिलीफ के लिए कोर्ट में आ सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस को डिफाइन करना चाहिए था कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस का मतलब क्या है, कब कोई पार्टी कोर्ट में आ सकती है इंटरिम रिलीफ के लिए, अर्जेंट रिलीफ के लिए। इसके बाद एक कंसर्न और भी है, मीडिएशन बिल में ना कोई अपील का प्रोविजन नहीं है। महेश और रमेश के बीच में डिस्प्यूट सोल्व हो गया मीडिएशन से, लेकिन महेश को अभी ऐतराज है मीडिएटर ने जो फैसला दिया है, तो महेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मीडिएटर ने जो बोला है वही फाइनल है, कोई अपील नहीं की जा सकती महेश के द्वारा। बिल में ऑनलाइन एंड कम्युनिटी मीडिएशन के कंसेप्ट के बारे में बोला गया है, बट देखो ऑनलाइन मीडिएशन संभव नहीं है अभी पूरी तरह से। हमारे देश में इंटरनेट का एक्सेस सभी लोगों के पास में नहीं है, दिक्कत आएगी। और एक चीज सबसे बड़ी, देखो बहुत सारे केसेस में तो ना गवर्नमेंट खुद ही एक पार्टी होती है, तो क्या गवर्नमेंट भी मीडिएशन में इन्वॉल्व हो सकती है? अभी देखो सरकार फ्लेक्सिबल नहीं है खुद अपने केसेस में मीडिएशन में शामिल होने के लिए। तो राइटर कहते हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अगर सरकार खुद भी, जिन केसेस में पार्टी है, सरकार का नुमाइंदा भी मीडिएशन में शामिल होता, बट ऐसा नहीं है। लास्ट में राइटर कहते हैं देखो एक प्रकार से ना बिल तो पारित कर दिया गया, बट जिस स्पिरिट में ये
लागू होना चाहिए ना, उस स्पिरिट में लागू नहीं होगा। एक होता है नाम नाम के लिए पास करना, कानून बनाना, एक होता है वास्तव में एक पर्पज के साथ बनाना ताकि चेंज आए। तो उस उद्देश्य के साथ सरकार नहीं बना रही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का जीनो ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित है। देखो, यूएस की घटना है। यूएस में ना एक पर्सन एकदम से कोलैप्स कर गया, उसे हॉस्पिटल लेकर गए रिश्तेदार दोस्त, वहाँ पे डॉक्टर्स ने ना उस पर्सन को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया। काफ़ी दुख हुआ रिश्तेदारों को और बोला हॉस्पिटल स्टाफ को कि जिसका ब्रेन डेड हो गया है ना उसके ऑर्गन्स हम डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन ऑर्गन्स डोनेशन के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप पूरी बॉडी डोनेट कर दीजिए। तो रिश्तेदार मान गए, लेकिन डॉक्टर्स क्यों पूरी बॉडी डोनेट करने के लिए कह रहे थे? डॉक्टर्स ना जीनो ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते थे। मतलब पिग का जो किडनी है ना वो लगाना चाहते थे उस पर्सन पर जिसे ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया है। अब मैं आपको जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बेसिक्स बताता हूं और यह भी बताता हूं इसमें क्या क्या एथिकल डायलेमास इन्वॉल्व हैं। जीनो ट्रांसप्लांटेशन मतलब किसी एक स्पीसीज के कोई सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन दूसरी स्पीसीज में जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसे कहा जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। फोकस है इस आर्टिकल में एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पर। पिग देखो मेडिकल साइंस के हिसाब से सबसे उपयुक्त है ह्यूमन बीइंग्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। इसके पीछे देखो वैसे तो कई रीजंस हैं, जिसमें से सबसे मेन है पिग और ह्यूमन बीइंग के बीच में सेलुलर केमिस्ट्री का मैच होना। अब देखो 3 एथिकल इश्यूज यहां पर निकल के आते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है। चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि संविधान के आर्टिकल 51A में बोला गया है यह हमारी ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें। सबसे पहला एथिकल इश्यू, फर्स्ट इश्यू तो देखो एनिमल राइट्स से संबंधित है। जैसा कि हमने तीसरे केस में डिस्कस किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स को पाला जाएगा पर्टिकुलर फार्म में ताकि उनके ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया जा सके ट्रांसप्लांटेशन में। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या एनिमल्स के कोई राइट्स नहीं है? ये जो सोच है ना कि एनिमल्स को पालो ताकि उनके ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर सकें, तो ये तो एनिमल राइट्स के अगेंस्ट है ना। ये तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वाली फिलोसफी है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वाली जो फिलोसफी है ना, ये बोलती है नेचर में ह्यूमन बीइंग जो है ना वो सेंटर में है और बाकी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है ना उनकी वैल्यू तभी है जब वो ह्यूमन बीइंग्स के काम आ सके, अदरवाइज उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये फिलोसफी है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। तो जब पिग्स को पाला जाएगा उनके ऑर्गन्स का इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर मतलब ये फिलोसफी ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म पे चलने वाली बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं दूसरे मोरल डायलेमा की। देखो गांधी जी वीवी सेक्शन की प्रैक्टिस के अगेंस्ट थे। ये वीवी सेक्शन क्या होता है? जो जिंदा एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना रिसर्च के दौरान, वो होता है वीवी सेक्शन। जैसे चूहे पर आपने देखा होगा कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो गांधी जी इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट थे। अब देखो दूसरा मोरल डायलेमा ये है, क्या एक इंसान की जान बचाने के लिए एनिमल को मारना उचित है, या फिर क्या एनिमल को बचाना सही है और इंसान को मरने दिया जाए? दोनों में से कौन सी चीज सही है? आज के समय में मेडिकल साइंस इसी प्रकार के मोरल डायलेमा से गुजर रही है, बट हमारे देश में चर्चा नहीं हो रही है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट पर इस मोरल डायलेमा का कोई जिक्र नहीं है, कोई केस स्टडी नहीं है। अब टाइम आ गया है हम भी हमारे देश की रेगुलेटरी बॉडी से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछें ताकि वो भी इस पर पॉलिसी बनाएं। लास्ट में अब आता है तीसरा मोरल डायलेमा, जो कि हमारे देश के हिसाब से काफी ज्यादा रेलेवेंट है। देखो आपने एक चीज देखा होगा अपने आसपास, पिग को ना काफी ज्यादा टैबू माना जाता है हमारे देश में। मतलब डर्टी एनिमल माना जाता है। जो लोग पिग को पालते हैं उनको भी समाज में लो स्टेटस के हिसाब से देखा जाता है। गलत है लेकिन ऐसा है, आपने देखा होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर देखो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा ह्यूमन बीइंग में,
अब बहुत सारी कम्युनिटीज तो हमारे देश में ऐसी हैं जो पिग से और भी ज़्यादा दूरी बना के रखती हैं। तो जब उन कम्युनिटीज के पर्सन्स में पिग के ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होगा तो वो इसे स्वीकार करेंगे। जैसे देखो, जैन, ज्यू, मुस्लिम, इन कम्युनिटीज के लोगों में पिग का अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो हो सकता है कि इन कम्युनिटीज का जो बिलीफ सिस्टम है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आड़े आ जाए। तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा? बिलीफ सिस्टम को ज्यादा तवज्जो दी जाए या फिर जान बचाने को ज्यादा तवज्जो दी जाए? लास्ट में आर्टिकल में यह बोला जाता है, देखो वैसे तो जब ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन होने लगेगा ना, तो अभी हमारे देश में एक बड़ी इल्लीगल मार्केट चलती है। छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, बहुत सारे महिलाओं की ट्रैफिकिंग हो जाती है और उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। तो ये इल्लीगल मार्केट खत्म हो जाएगी अगर जीनो ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। लास्ट में कोट भी बोला जाता है राइटर के द्वारा, यू कैन नॉट मेक ए सिल्क पर्स आउट ऑफ ए सो ईयर। इसका मतलब यह है कि वो चीज जो नेचुरली बैड है ना, उससे आप कोई अच्छी चीज नहीं बना सकते। तो राइटर कहती हैं, पहले मुझे इस बात का मतलब नहीं समझ में आता था, लेकिन अब आ गया है, आपको भी आ जाएगा। तो एक तरफ देखो ये एथिकल डायलेमास हैं, दूसरी तरफ जो हमने ये न्यूज़ देखी, ब्रेन डेड हुए पर्सन में जो पिग का किडनी लगाई गई ना, वो 1 महीने चल गई। अब सितंबर में देखना होगा कि सितंबर में उस किडनी के साथ में बॉडी के बाकी फंक्शंस बिल्कुल ठीक परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। बट देखो, अगर ये चीज़ डॉक्टर्स ने अचीव कर ली ना अच्छे से, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, तो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी होगा ये। क्योंकि अकेले यूएसए में लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए क्यू में हैं, ऑर्गन्स डोनेटर नहीं मिल रहे हैं। इंडिया की तो पॉपुलेशन आपको पता है अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, नई रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो बहुत सारी जानें बचाएगा जीनो ट्रांसप्लांटेशन अगर इसमें एडवांसमेंट आती है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये मेंस के क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। 15 मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चंस हैं। ये प्री का क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का, जिस प्रकार से यूपीएससी पूछने लगी है क्वेश्चंस अब प्री में। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, आपके हिसाब से प्री के इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अब देखो, आप समरी देख लीजिए। 19 अगस्त को जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, सबसे पहला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, जॉबलेस ग्रोथ से संबंधित डिस्कस किया था। पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अपोजिशन कहता है कि हमारे टाइम में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी, लेकिन भैया जॉब्स कहाँ हैं? 80-90 में जब 1% ग्रोथ रेट हमारी बढ़ती थी ना, तो 2 लाख फॉर्मल जॉब जनरेट होती थी। लेकिन उसके अगले 10 साल में 90 से लेकर 2000 के बीच में 1% ग्रोथ रेट इंक्रीज होने पर जॉब्स जनरेट हुई सिर्फ 1 लाख। मतलब जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, उस हिसाब से जॉब्स नहीं जनरेट हो रही हैं। और इकोनॉमी मान लीजिए ग्रो हुई है 5.3% ग्रोथ रेट से, मनरेगा में जॉब्स की जो डिमांड है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ी है। अब आप बताइए कि कौन मनरेगा में जॉब करना चाहेगा? उसके लिए सारे ऑप्शंस बंद हो गए, तभी तो वो मनरेगा में जॉब करने के लिए गया है, ये गई है ना। और एक और चीज़ यहाँ पे सोशल एंगल भी है। फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादातर जॉब हायर कास्ट हैं उनके लोगों की है, और मनरेगा में ज़्यादातर जो जॉब की जा रही है वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के द्वारा की जा रही है। राइटर कहते हैं ऑटोमेशन, स्टील, सीमेंट, ये सेक्टर्स अब जॉब्स नहीं जनरेट कर रहे हैं। बिल की बात की जाती है राइटर के द्वारा, न्यू माइंस एंड मिनरल्स बिल, ये बिल अब पास हो गया है। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी माइनिंग में इंडिया के पास काफ़ी स्कोप है। 10% पोटेंशियल भी इंडिया ने अभी नहीं रियलाइज़ किया है माइनिंग में। काफ़ी सारे आरोप पहले लगते थे, जैसे करप्शन हुआ है माइनिंग को लीज पे देने में, वर्कर्स का एक्सप्लोटेशन हुआ है। बट उम्मीद है कि अब जो लाइसेंस दिए जाएंगे ना, इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। और इस सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है, माइनिंग सेक्टर जो प्रोवाइड कर सकता है लोगों को। सरकार फोकस कर रही है सेमीकोन पे, दूसरी चीज़ों पे, इन पे फोकस करने के बजाय सरकार को ना उन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए जिससे जॉब जनरेट हो। नीट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था तमिलनाडु में। ए.के. राजन कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी की आवश्यकता है मेडिकल फील्ड में, और जो अभी नीट का पैटर्न है ना वो गलत है। इससे कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा फल फूल रही है। पैटर्न इसलिए भी गलत है क्योंकि
रट्टा मारने वाले लोग आ रहे हैं और बायसनेस ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ के प्रति। ये सारी बात बोली थी। तमिलनाडु ने एक कमेटी गठित की, AK राजन कमेटी। तो इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक बिल पारित कर दिया गया तमिलनाडु विधानसभा में। अभी वो बिल प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है असेंट के लिए। जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं इस इशू को, तो बिल में ये कहा गया था बोर्ड के मार्क्स के आधार पर एडमिशन होना चाहिए मेडिकल सीट्स में, क्योंकि वो ज़्यादा इंक्लूसिव हैं। और जबकि नीट में तो सिर्फ 3 एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स को परखा जाता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। राइटर का ये कहना था कि ये बिल जो है वो सही नहीं है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में ना मेरिट को तवज्जो देना जरूरी है, चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो। और सरकार जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे स्कूल्स में, ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पहुँचे मेडिकल कॉलेजेस में। इसके अलावा ऑलरेडी वहाँ पे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। ऊपर से फिर नीट में ये भी रिजर्वेशन हो जाना कि 85% जो सीट्स हैं स्कूल के मार्क्स के आधार पर भरी जाएंगी, तो फिर तो एकदम से मेरिट तो ख़त्म ही हो जाएगी तमिलनाडु में। फिर अगला आर्टिकल हमने रैगिंग से संबंधित डिस्कस किया था। जादवपुर यूनिवर्सिटी की एक अनफॉर्चुनेट घटना, फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट था उसे धक्का दे दिया गया हॉस्टल ब्लॉक से, उसकी डेथ हो गई। तो इससे रैगिंग का जो इशू है एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। रैगिंग में ना, जिसकी रैगिंग ली जाती है ना, उसको इमोशनल फिजिकल ट्रामा फेस करना पड़ता है। अमन नाम के लड़के की डेथ हो गई थी 2009 में हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये इशू काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था। वैसे देखो रैगिंग बैन है, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को बैन कर दिया था। RK राघवन कमेटी गठित की गई थी 2006 के आसपास। इस कमेटी ने कहा था कि रैगिंग अगर किसी के द्वारा की जाती है ना, तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि डेटरेंस पैदा हो। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन गठित की जाए। और इसके अलावा चैलेंजेस क्या क्या हैं रैगिंग के इशू के साथ में, ये देखो। ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है रैगिंग की वजह से, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म होता है, मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है, फियर का कल्चर पैदा हो जाता है। मेजर्स क्या क्या हैं, UGC ने बोला हुआ है एंटी रैगिंग कमेटी बनाने के लिए स्टूडेंट्स स्टाफ को सेंसिटाइज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अलग से डायरेक्टिव्स हैं कि एक ना बैरियर बनाया जाए, ताकि सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर के हॉस्टल में ना जा सके आसानी से। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का भी प्रोविजन है, अवेयरनेस कैंपेन, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, ये सब करना चाहिए। तो ये थी कल की रिवीजन। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।